दोस्तों, कल की क्लास से हमने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की थी। कल हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिकल हमने क्वांटिटीज देखी थी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, ड्राइव्ड यूनिट्स देखी थी, व्युत्पन्न मात्राएं देखी थी, भौतिक राशियां देखी थी। हमने गति के बारे में पढ़ा था और गति के प्रकार के बारे में पढ़ा था। न्यूटन का हमने पहला नियम देख लिया था और न्यूटन के पहले नियम से हमने बल की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा और जड़त्व कितने प्रकार का होता है ये हमने देख लिया था। आज हम न्यूटन का दूसरा नियम स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अतुल आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल संभव 2.0 पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, साइंस समझ में आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि हम जितना बल लगाएंगे उस वस्तु के संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बल के समानुपात होगा संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो किसके समानुपाती होती है? वो बल के समानुपाती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक शब्द यहां से निकल के ये आता है कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है? कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था संवेग के बारे में कि संवेग क्या होता है। संवेग की डेफिनेशन ये होती है कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का यूनिट होती है किलोग्राम और वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि संवेग की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें वेग इंक्लूड है और वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो संवेग भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। संवेग के रिस्पेक्ट में हम दो कंडीशन पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो देखें आप लोग। पहली कंडीशन ये होती है कि यदि वेग बराबर है, यदि दो वस्तुओं का वेग बराबर है, तो यदि दो वस्तुओं का वेग बराबर है तो भारी वस्तु, उन दो वस्तुओं में से जो भारी होगी, भारी वस्तु का संवेग ज्यादा होगा। भारी वस्तु का संवेग ज्यादा होगा और हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। कंडीशन क्या है? यदि दो वस्तुओं का वेग बराबर है, वेग बराबर है तो भारी वस्तु का संवेग ज्यादा होगा तथा हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। यदि एक बस और एक कार समान वेग से जा रही है तो जो बस का जो संवेग होगा वो ज्यादा होगा और जो कार का संवेग है वो कम होगा। दूसरी कंडीशन बनती है हमारी, यदि दो वस्तुओं का संवेग बराबर है। तो अगर अभी हमने देखा था वेग बराबर है, अब हम देखेंगे कि संवेग बराबर हो। संवेग बराबर होगा तो क्या होगा? उल्टी कंडीशन हो जाएगी। भारी वस्तु का वेग कम होगा तथा हल्की वस्तु का वेग ज्यादा होगा। यदि एक बस और एक कार समान संवेग से जा रही हैं तो बस का जो वेग होगा वो कम होगा तथा कार का जो वेग होगा वो ज्यादा होगा। ये दोनों कंडीशन एग्जाम के रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इन्हें समझ लेना। क्वेश्चन यहीं से बनता है।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। हमने संवेग के बारे में देखा, संवेग की दोनों हमने कंडीशन देख ली। अब हम देखते हैं आवेग के बारे में कि आवेग क्या होता है। आवेग के बारे में हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम ये देखेंगे। आवेग का मतलब क्या होता है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। कोई एक बल है जो इस वस्तु पर लगेगा, वो भी अल्प समय के लिए और हट जाएगा, तो लगने के टाइम पीरियड जितना ये टाइम पीरियड है, तो जितने बल से लगेगा और जितने टाइम में लगेगा, तो बल और टाइम के हम गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। बल का न्यूटन, समय का सेकंड, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, बल इसमें जुड़ा है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो आवेग भी हमारा कैसा होगा? सदिश राशि होगी। आवेग भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। आवेग का सीधा मतलब ये होता है एक्स्ट्रा टाइम को कंज्यूम करना या एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाना। आवेग के जितने भी एग्जांपल हैं उनसे सिर्फ यही समझ में आता है कि एक्स्ट्रा टाइम को बढ़ाना या एक्स्ट्रा टाइम लेना। इसके एग्जांपल जैसे हम देखें, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं और कैच आता हमारे पास, तो हम हाथों को इस तरह से कहते हैं और फिर थोड़ा अंदर तक लाते हैं या थोड़ा गेंद को आने देते हैं ताकि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, हमारे हाथों को चोट ना लगे। इसी तरह से यदि फिजिकल होता है और स्टूडेंट लॉन्ग जंप लगाते हैं, तो मैदान में जो गड्ढा रहता है उसमें रेतीली मिट्टी भर देते हैं ताकि जब स्टूडेंट उस मिट्टी पे गिरे तो उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और उसके पैरों को चोट ना लगे। तो हमें आवेग का मतलब सिर्फ यही होता है कि एक्स्ट्रा टाइम को बढ़ाना। टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इस तरह से क्या होता है, शॉक नहीं लगता है और हमें चोट नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जब हम नदी से नाव में सफर करते हैं और नाव से हम जमीन पर उतरते हैं तो नाव पीछे हट जाती है। यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं और रस्सी टूट जाए तो हम पीछे की ओर, हमें झटका लगता है या पीछे की ओर हम गिर जाते हैं। इसी तरह से हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलाने से बंदूक का जो पिछला हिस्सा होता है उससे हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। ये हमारे न्यूटन के तीसरे नियम के सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें हम देखेंगे रॉकेट संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। बहुत से एग्जाम्पल्स में पूछा गया है और पूछा भी इसलिए जाता है क्योंकि ये जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, इसमें न्यूटन की गति का तीसरा नियम तथा संवेग संरक्षण का नियम दोनों एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि संवेग संरक्षण क्या होता है। संवेग संरक्षण क्या होता है? यह एक सिस्टम है और इस पर यदि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो इसके अंदर का जितना भी संवेग है वो कांस्टेंट रहता है या नियत रहता है। कहने का मतलब यह है कि यदि बाह्य बल ना लगाया जाए तो किसी भी सिस्टम के अंदर का टोटल जो संवेग होता है वो नियत रहता है या कांस्टेंट रहता है। ये हमारे संवेग संरक्षण का नियम है। इसमें हम देखेंगे अगला रॉकेट नोदन।
रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम एक साथ लगता है। रॉकेट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जितनी भी ईंधन होता, तो रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है कि किसी कोई सिस्टम है और उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है या कांस्टेंट रहता है। अगला हम टॉपिक देखेंगे रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसमें कौन सा नियम लागू होता है फ्रेंड, इसमें न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम दोनों एक साथ लगते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है संवेग संरक्षण के नियम को समझने के लिए और न्यूटन के तीसरे नियम को समझने के लिए। रॉकेट में क्या होता है दोस्तों, जितना भी ईंधन रहता है उसके दहन से जो गैसें उत्पन्न होती हैं उनका रेखीय संवेग संरक्षण इतना अधिक होता है कि जितने से वो पीछे से निकलती हैं तो वो क्या कहते हैं, वो रॉकेट को उतने ही संवेग से ऊपर की ओर धकेलती हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, जितना भी ईंधन होता है उनके दहन से गैस उत्पन्न होती है, उन गैसों का संवेग इतना अधिक होता है और जब वो निकलती हैं तो उतने ही संवेग से वो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती हैं। यही सिद्धांत है रॉकेट और रॉकेट नोदन का। जितने भी ईंधन है वो गैसों के रूप में बनता है और गैसें जो बाहर निकलती हैं वो गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रॉकेट नोदन। इसमें ज्यादा डिटेल आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है बस। तो हमने न्यूटन की गति का पहला नियम देखा। न्यूटन की गति के पहले नियम से हमने बल की परिभाषा देखी, जड़ की परिभाषा देखी। न्यूटन की गति का हमने दूसरा नियम देखा। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमने संवेग की परिभाषा देखी, हमने आवेग की परिभाषा देखी, हमने संवेग की कंडीशंस देखी जो कि एग्जाम के रेस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने आवेग की परिभाषा देखी और आवेग के जितने भी एग्जाम्पल हो सकते थे हमने वो भी देखे। और जो एग्जाम होते हैं उनमें एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन बहुत कम आती है, उसमें एग्जांपल्स पूछते हैं। ठीक है, हमने न्यूटन की गति का तीसरा नियम देखा, उसमें हमने रैखिक संवेग संरक्षण का नियम देखा, रॉकेट नोदन देखा। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। हेडिंग कहां लेंगे, कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, यह कोई वस्तु है, इस पर मैंने बल लगाया, इस पर मैंने बल लगाया और ये बल की दिशा में विस्थापित होकर यहां आ गई। इस पर मैंने बल लगाया और ये बल की दिशा में विस्थापित होकर यहां आ गई। तो बल और जो विस्थापित हुई थी यानी विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कोई वस्तु है उस पर मैंने बल लगाया और बल लगाने से वो जितनी विस्थापित हो गई, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। बल का क्या होगा, न्यूटन। विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन एक दूरी होती है, दूरी को हम मीटर में नापते हैं, न्यूटन मीटर, या इसी को हम कहते हैं जूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर या जूल। और कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। कल हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, उसका एमएससी से आता है, तो जो कार्य रिप्रेजेंट कर रहा था वो कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा था। कार्य भले ही दो सदिश राशियों का गुणनफल है, लेकिन कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य जो होता है दोस्तों वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य तथा तीसरा होता है हमारा शून्य कार्य। वरना यह होता है कि धनात्मक कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य में क्या होता है कि हमने इस पर बल लगाया और बल की दिशा में ही ये विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। यानी बल और विस्थापन की दिशा
एक जैसी होती है, जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसी दिशा में विस्थापन होता है, तो वहां किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। या जो ये होता है कि बल और विस्थापन के बीच में जो बना कोण है वो न्यून कोण होता है। बल और विस्थापन के बीच में बना कोण न्यून कोण होता है। बल का क्या होता है, हमने अगर वो परिभाषा देखी थी, जो कार्य की परिभाषा देखी थी, बल के बराबर क्या होता है, WS cos थीटा, FS cos थीटा, यानी बल गुणे विस्थापन और cos थीटा, जो इनके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा था उसे हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और बल और विस्थापन की बीच में यदि न्यून कोण बनता है तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, इसलिए सिर्फ आप ये समझें कि यदि हमने बल लगाया और बल की ही दिशा में विस्थापन हो तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है, तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। और इनके बीच में बना एंगल, जो एंगल होता है वो न्यून कोण होता है। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव वर्क या ऋणात्मक कार्य। अच्छा, धनात्मक कार्य के हम एग्जांपल देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरती है तो वो धनात्मक कार्य होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है, वस्तु भी नीचे की ओर ही गिर रही है, तो वो धनात्मक कार्य होगी। यदि हम कुएं से कोई बाल्टी निकालते हैं और बाल्टी को हम अपनी तरफ खींच रहे हो, बाल्टी भी हमारी ही तरफ आ रही है, तो वो भी धनात्मक कार्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगली हम देखेंगे ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, हमने बल लगाया लेकिन जो विस्थापन हुआ वो बल की दिशा में ना होकर वो विपरीत दिशा में हो गया, हमारी ही तरफ हमने बल लगाया इसी तरफ और विस्थापन भी हमारी ही तरफ हो गया, तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। और इस कंडीशन में बना हुआ एंगल अधिक कोण होता है। इस कंडीशन में बना हुआ एंगल अधिक कोण होता है। एग्जाम्पल हम देखें, जैसे अभी हमने कुएं से बाल्टी निकालने वाला एग्जाम्पल लिखा था कि हम कुएं से बाल्टी निकाला है तो बाल्टी हमारी दिशा में आ रही थी, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो वर्क धनात्मक हुआ। लेकिन हम अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखें तो वो वर्क कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। भाई ग्रेविटी भी अपनी तरफ खींच रहे हैं लेकिन बाल्टी ऊपर जा रही है, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वो हमारे रिस्पेक्ट में भले ही पॉजिटिव हो लेकिन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कोयले के पीछे बना हुआ एंगल कैसा होता है, अधिक कोण होता है। तीसरी कंडीशन होती है हमारी शून्य कार्य। शून्य कार्य, यदि हमने बल लगाया और उसमें विस्थापन नहीं हुआ, यानी कि हमने बल तो खूब लगाया लेकिन उसमें हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी विस्थापन 0 है, तो वो किया गया कार्य शून्य कार्य होता है। इस कंडीशन में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है या समकोण होता है। जो अभिकेंद्रीय बल होता है, जो केंद्र की ओर जो बल लगता है, उसमें किया गया कार्य शून्य कार्य होता है। और यदि हम एक सूटकेस को अपने सिर पर रखकर चले एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तो भी जो सूटकेस पे जो कार्य होगा वो भी शून्य कार्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं आप लोगों को धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं ऊर्जा। सिंपल सी डेफिनेशन से अब तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक भी जूल होता है। और इसका एसआई मात्रक भी जूल होता है। और यह भी कैसी राशि है? यह भी अदिश राशि है। कल हमने ट्रिक पढ़ी थी उसका दाल, यानी ऊर्जा समय कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक जूल है और यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा कई तरह की होती है, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो हमें पढ़ना है अभी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा,
यांत्रिक ऊर्जा फ्रेंड्स टू टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हम देखें, किसी वस्तु में गति के कारण यदि उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में यदि गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है जहां पे m द्रव्यमान और v वेलोसिटी होती है। अगली हम देखें स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति यांत्रिक ऊर्जा में हमने टू टाइप्स देखे थे। एक देखा था हमने गतिज ऊर्जा और दूसरा देखा था हमने स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है यदि किसी वस्तु में गति के कारण यदि उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां m मास होता है, v वेलोसिटी होती है। स्थितिज ऊर्जा ये होती है यदि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या उसके विराम के कारण यदि कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m g h, जहां m मास होता है, g ग्रेविटी होती है और h हाइट होती है। स्थितिज ऊर्जा के अगर हम एग्जांपल्स देखें, यदि कोई बांध होता है उसमें पानी रोक दिया जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यदि हम धनुष को खींचें, जो रस्सी हम खींचते हैं तो खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर हम कोई चाबी भरते हैं खिलौनों में तो जो चाबी हम भर देते हैं उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। तो ये हमने ऊर्जा देखी। अब हम देखेंगे शक्ति। ऊर्जा क्या थी? कार्य करने की क्षमता। और शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना कार्य कर सकते हैं उसे हम शक्ति कहते हैं, यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना कार्य करते हैं उसे हम शक्ति कहते हैं। वर्क की यूनिट हमने पढ़ी थी जूल और टाइम की होती है सेकंड, यानी शक्ति की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल पर सेकंड होती है या इसे हम वाट भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना कार्य करते हैं उसे हम शक्ति कहते हैं। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, यानी जूल पर सेकंड, इसे ही हम वाट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कार्य देखा, कार्य कितने प्रकार का होता है हमने वो देखा, हमने ऊर्जा देखा, हमने शक्ति देखा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो इसे शेयर करें, अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।